नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है रुद्रा नवोदय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही रोचक और आसान विषय। स्पर्श व्यंजन में अघोष और सघोष क्या होते हैं। आप जानेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर होता है और कैसे पहचानें कि कौन सा व्यंजन अघोष है और कौन सा सघोष। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का आसान और मजेदार व्याकरण क्लास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज की क्लास को शुरू किया जाए। और आज की क्लास में जो हम लोग कल पढ़े थे स्पष्ट व्यंजन, उसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, पॉइंट है, उनको हमें चर्चा इसी समय कर लेना ही उचित है। तो चलिए शुरू करें। जैसे आप लोग को देखा गया है नोट, क्या लिखा गया है? नोट। कौन सा नोट? 100 का, 50 का? हाँ? नोट। नोट पहला नोट कह रहा है कि चौ वर्ग को क्या कहा जाता है? चौ वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अगर कह दिया जाए स्पर्श संघर्षी, बताइए निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी है? तो चौ वर्ग है ना, उसी को किस नाम से जाना जाता है? स्पर्श संघर्षी के नाम से जाना जाता है। अब जो स्पर्श व्यंजन है उनको दो आधार पे बांट दिया जाता है। जैसे आपको स्वर को बांटा गया था भूसत्व के आधार पे और प्राण तत्व के आधार पे, ठीक इसमें भी बांट दिया जाता है भूसत्व के आधार पे और प्राण तत्व के आधार पे। तो अब यहाँ पे जो भूसत्व के आधार पे बांटा जाता है और प्राण तत्व के आधार पे बांटा जाता है, तो इसमें क्या होते हैं ये देखना है। जैसे भूसत्व के आधार पे बांटा जाता है तो दो भागों को बांट दिया जाता है। एक होता है भूसत्व के सघोष और अघोष या घोष, ठीक है। जैसे देखिए दो भागों में बांटा गया। घोषत्व का मतलब क्या होता है? घोषत्व का अर्थ क्या होता है? घोषत्व का अर्थ क्या होता है? तो घोषत्व जैसे आप स्वर में पढ़े होंगे, घोषत्व का मतलब होता है स्वर तंत्रियों में कंपन। स्वर तंत्रियों में कंपन, यानी कि कौन से व्यंजन है जिनके उच्चारण में कंपन होता है और कौन से ऐसे व्यंजन है जिसके उच्चारण में कंपन नहीं होता है। तो इसके आधार पे जब बांटा गया तो यहाँ पे घोषत्व के आधार पे यानी कि घोषत्व का जो अर्थ होता है वो होता है स्वर तंत्रियों में कंपन। घोषत्व का जो अर्थ होता है, अर्थ इसका वो होता है स्वर तंत्रियों में कंपन। क्या होता है? स्वर तंत्रियों में कंपन, यानी कंपन के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया अघोष और दूसरे को कहा गया सघोष। एक को कहा गया अघोष और दूसरे को कहा गया बेटा सघोष। अब देखिए अघोष किसे कहते हैं और सघोष किसे कहते हैं? अघोष और सघोष, यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना है, फ्यूचर हमेशा हमेशा के लिए ये आएगा। या कहना है कि अघोष यानी अघोष का मतलब हुआ कि कंपन न हो। अघोष का मतलब कंपन न हो। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन न हो उसे हम क्या कहते हैं? अघोष कहेंगे। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में क्या हो? कंपन हो, उसे हम क्या कहेंगे? सघोष कहेंगे या घोष कहेंगे। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये बताना है, ये जानना है कि कौन से व्यंजन सघोष होंगे और कौन से व्यंजन अघोष होंगे। तो याद रखिएगा कि आप स्पष्ट व्यंजन में देखें कि 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, ये तो याद है। तब ये कह रहा है कि अघोष पूछा जाए तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, पहला यानी फर्स्ट, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण क्या हो जाएगा? अघोष हो जाए। यानी कि क वर्ग से पूछे कि बताओ बबुआ निम्न में से कौन सा अघोष होगा? तो क और ख होगा, ख और ख होगा, जिनके उच्चारण में क्या होता है? कंपन नहीं होता है। क ख क ख क ख, तो क ख क्या हो गया?
ये क, ये क और ख हमारा क्या हो गया? अघोष हो गया। क और ख अघोष हो गया। इसी तरीके से क छ ठ प वर्ग याद है, सबके पहला दूसरा क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। पहला दूसरा वर्ण अघोष, पहला दूसरा वर्ण अघोष, पहला दूसरा वर्ण अघोष, पहला दूसरा वर्ण अघोष। 12, 12 से याद रखना, बाहर 12 बनेगा ना, एक दो, एक दो को क्या पढ़ सकते हैं? 12 पढ़ सकते हैं कि नहीं? अब बाहर करना है किसको? एक दो को। एक दो को किसको करना है? बाहर। एक दो को बाहर करना है, यानी कि किसको? अघोष क्या हो जाएगा? 12 याद रखना है, 12 1 2, जिससे आपको आसान हो जाए। जैसे आसान, सबसे आसान क्या लिखना है? 1 2 1 2 1 2 फेंक दो, 1 2 फेंक दो, 1 2 फेंक दो, 1 2 फेंक दो, क्या है? अघोष है। 1 2 फेंक दो, किसको? 12 को। यानी कि पहले और दूसरे को कहाँ करो? बाहर कर दो। ये क्या हो जाएगा? अघोष। तो बचेगा सघोष। सघोष के लिए क्या करना पड़ेगा? सघोष जो हमारी ध्वनियां होती है वो होती है तीसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वो क्या होता है? सघोष या घोष होता है। यानी कि अगर पूछा जाए ट वर्ग का, ट वर्ग का सघोष ध्वनि कौन सी होगी, तो तीसरा, चौथा। ट ठ को हटा देना है, ड ढ अड़, ट ठ ड ढ अड़, द ठ अड़, ड ढ अड़। अब इसमें बार बार हम लोग भुला जाते हैं, बार बार क्या होता है? भुला। अब इसमें क्या तुमको ये थोड़े पूछे, दे देगा ऑप्शन में, अंतिम में से कहेगा कि बताओ कौन सा अघोष है। 4 ऑप्शन देगा, उसमें से कहेगा कौन सा अघोष है और कौन सा सघोष है। तो सघोष, अघोष, और सघोष को ही क्या कहते हैं? घोष। तो 135 नहीं, 135 होगा, 345 होगा। क्या होगा? 345। 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, क्या है? सघोष है, घोष है, सघोष है, घोष है। थोड़ा सा इस पर याद करना पड़ेगा। 3 4 5 यानी कि 345 हमारा क्या हो जाएगा? 345 हमारा क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा, घोष हो जाएगा। समझ में आया? किसी को दिक्कत? आगे चले। अब देखिए हमारा है प्राण तत्व। प्राण का अर्थ क्या होता है? हवा। प्राण का अर्थ क्या होता है? हवा। हवा जिसको हम ना देख सकते, हवा को देख सकते हैं, उसके प्राण को भी नहीं देख सकते हैं। तो प्राण तत्व के आधार पे भी व्यंजन को, जो स्पष्ट व्यंजन है, इसको बांटा गया। एक को कहा गया अल्प प्राण और दूसरे को कहा गया महाप्राण। अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग में बांटा गया, अल्प प्राण और महाप्राण। इसी तरह प्राण तत्व के आधार पर स्वर को भी बांटा गया था, लेकिन सारे स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। लेकिन व्यंजन में क्या होता है? अल्प प्राण भी होता है और महाप्राण भी होता है। तो अल्प प्राण का मतलब होता है, अर्थ होता है क्या? जिन व्यंजनों के उच्चारण मुख से कम हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण मुख से कम हवा निकले तो उसे क्या कहेंगे? अल्प प्राण। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण मुख से अधिक हवा निकले तो उसे हम क्या कहेंगे? महाप्राण। महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। अब यहाँ जानना है कि कौन सा वर्ण अल्प प्राण होगा और कौन सा वर्ण महाप्राण होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब भी अल्प प्राण और महाप्राण की बात करेगा तो यहाँ पे अल्प प्राण जानना है 1 3 5, 1 3 5, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा,
पहला तीसरा पांचवा 135। 100 पहला तीसरा पांचवा क्या है? अल्पप्राण। पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण। पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण। पहला तीसरा पांचवा वर्ण क्या हो जाता है? अल्पप्राण। तो महाप्राण क्या बच गया? दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा क्या बच जाएगा? दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा? महाप्राण। दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा? महाप्राण। ये क्लास आज का यहीं पे समाप्त होता है। यदि किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है, ना समझ में आया है तो समझ सकता है, लेकिन आपको लिख के याद करना किसका काम होगा? ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ, यानी कि इसी के आगे वाले टॉपिक के साथ। उसको आप घर से थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, थोड़ा जान के आइएगा। अगर नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम इसको तो पढ़ के आइएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है? तो बच्चों, आज आपने सीखा कि अघोष व्यंजन वे होते हैं जिन्हें बोलते समय स्वरतंत्र गले की कंपन नहीं होती, और सघोष व्यंजन वे होते हैं जिनमें गले में कंपन होता है। अब आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कोई व्यंजन अघोष है या सघोष। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और रुद्रा नवोदय एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद बच्चों।